चलो खाली कर दो, खाली करो, कहाँ बैठे हुए लेके, जब देना तो खाली कर दो। चलो ध्यान दो इधर। अब हम लोग क्लोरीन का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। क्लोरीन के रासायनिक गुण में हमने पढ़ा था क्लोरीन की शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया, ये हो गया था, और क्लोरीन का चूने के पानी से भी क्रिया हो गया था। तो बुझे हुए चूने से क्रिया में हमने देखा विरंजक चूर्ण बनता है, और जब चूने के पानी से क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है ना, CaOCl ट्वाइस और 2 में बहुत अंतर है, याद रखेगा ना, बस कोष्ठक का फर्क था, CaOCl2 और CaOCl ट्वाइस, दिखाई दे रहा है, तरीका वही दिख रहा है, बस कोष्ठक बदलने के कारण नाम बदल गया है। तो याद रखे रहना दोनों में अंतर, क्योंकि अलग तरीके से हो रहा है, सूत्र एक ही है, बस एक बार हमने शुष्क की जगह चूने का पानी लिख दिया, पूरी क्रिया ही बदल गई थी। इसलिए याद रखे रहना कि सवाल पूछ क्या रहा है, कभी कभी रिएक्शन लिख के ऐसे दे देता है, देखो Cl2 और प्लस CaOH ट्वाइस, तीर के बाद खाली जगह दे देगा, भरना होगा तुमको, और इसके नीचे इसकी प्रकृति लिख देगा, अगर शुष्क है तो शुष्क लिख देगा, और अगर चूने का पानी है तो नीचे चूने का पानी लिख देगा, ठीक है ना। तो इसी से तुमको पहचानना है कि क्रिया क्या होने वाली है, नहीं तो झोंके रहो कि Cl2 प्लस CaOH ट्वाइस याद किए तो विरंजक चूर्ण ही बनेगा, ठीक है ना, दोनों याद किए रहना, ये याद रखे रहना क्या नीचे लिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है, इसकी इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखना नहीं, अभी अमोनिया से क्रिया है। तो अमोनिया से क्रिया हम लोग पीछे पढ़ के आए, अभी कल पेपर में भी हमने बोला था, क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया क्लोरीन के आधिक्य में होती है, विस्फोटक पदार्थ NCl3 बना हुआ था। दूसरी स्थिति हमने बताया जब क्लोरीन अमोनिया के आधिक्य से क्रिया करता है, तब बना था NH4Cl। तो दोनों चीजों को याद रखना है तुम्हें, ठीक है, दोनों क्रियाएं यहाँ भी है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण, क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण। अमोनिया क्रिया पीछे अमोनियम पढ़े है ना, कहीं यहाँ लिखवाए, कहीं बार बार भरोगे कॉपी, पीछे अमोनिया में पढ़े जहां अमोनिया पढ़ाया गया है। चलो लिखो, क्या लिखे, क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण लिखेंगे, नमी की उपस्थिति में क्लोरीन, नमी की उपस्थिति में क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक गुण दिखाती है। नमी की उपस्थिति में क्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक गुण दिखाती है। हो गया ना, यही अभी कल भी पढ़े थे, इसको बोलते हैं हम क्लोरीन जल। तो ये याद रखे रहना, कभी कभी पूछ लेगा क्या होता है जब SO2 की क्रिया क्लोरीन जल से कराते हैं, तो होगी ये कौन सा नया यौगिक आ गया, तो क्लोरीन जल कोई नया यौगिक नहीं है। क्लोरीन को जब नमी के साथ जोड़ दिया जाता है या जल के साथ जोड़ दिया जाता है तो क्लोरीन जल ही बनता है, और यही ऑक्सीकारक होता है। और ऑक्सीकारकों की प्रकृति तो तुम्हें पता ही होगी, क्या काम करते हैं, दूसरों को ऑक्सीकृत करने का काम करते हैं, इनका बस एकमात्र लक्ष्य होता है, ठीक है ना, नोट कर लो। कहां था लिखे अभी, ऑक्सीकारक गुण दिखाता है ना, आगे लिखना, इसकी ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं निम्न समीकरण के द्वारा होती है। इसकी ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं
निम्न समीकरण के द्वारा होती है। हो गया ना? आगे लिखना, यह, एक मिनट, रिएक्शन लिख लो, तब रिएक्शन लिख लो, तब नीचे शुरू करें एग्जाम्पल। अब लिखो आगे, नीचे लिखना, यह SO2 के विलयन को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देती है। SO2 के विलयन को H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देती है। हो गया ना? तो देखो क्या होता है, Cl2 प्लस H2O, फिर के बाद 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। ये जाता किसके पास है जी? SO2 के पास जाता है, और जब SO2 के पास जाएगा तो किस में बदलेगा इसको? अभी SO3 में, फिर SO2 का हमने विलयन लिया था ना, तो जल से क्रिया कर लेगा। विलयन में जल उपस्थित होता है ना विलायक के रूप में, तो जल से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? H2SO4, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। ठीक है ना? अब इसको जोड़ दिया जाए, संतुलित है। तो Cl2 प्लस SO2 और प्लस 2H2O, SO3 तो इधर से इधर कट गया, ऑक्सीजन भी इधर से इधर कट गया। ठीक है ना? तीर के बाद केवल क्या बचेगा? देखो, Cl2 बचा था, SO2 बचा था, और H2O दो बार था, ये तो बचा था, ऑक्सीजन कट गया था, SO3 कट गया था। इधर बचा तुम्हारा 2HCl और प्लस H2SO4, नोट कर सकते हो। हाँ, विलायक के रूप में सामान्यतया जल ही लिया जाता है। जब भी हम विलयन बोलते हैं तो ये बात को ध्यान दो, अगर हमने केवल विलयन बोल दिया तो समझ जाओ उसमें विलायक जल है। अगर कोई दूसरा विलायक रहेगा तब हम कहेंगे कि इसका विलयन, जैसे अभी हम कह दें कि अभी हमको SO3 का कोई अलग विलायक में विलयन बनाना होता, मान लो कोई SO3 का बेंजीन में विलयन बनाना है, तब उसको बोलते हैं SO3 का बेंजीन में विलयन, तब बोलते हैं। लेकिन अगर हमने केवल SO3 का विलयन बोला तो सीधा समझ जाओ उसमें जल ही है। सामान्य रूप से, कॉमन रूप से जल ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर विलायक बदलना है तो विलायक का नाम बोलना पड़ेगा। अगर केवल हमने विलयन बोला तो ये जान जाओ जल रहता है हमेशा। हो गया ना? अब लिखो दूसरा नंबर, मतलब इसके नीचे ऑक्सीकारक गुण में ही है। इसी प्रकार यह I2 को किसमें बदलेगा जी? I2 को HiO3 में बदलेगा ना हमेशा। तो इसी प्रकार यह I2 को किसमें ऑक्सीकृत कर देता है? HiO3 में ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत कर देता है। हो गया? तो रिएक्शन लिखवाएं, इसका भी हो जाएगा। बस यही दो लाइन नीचे बदलना है तुमको, और 2 जगह पे हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तीसरा नंबर लिखो, मतलब इसके नीचे एक और पॉइंट,
फेरस सल्फेट, अम्लीय फेरस क्लोराइड लिखेंगे, सल्फेट नहीं। अम्ल हमने HCl लिया ना, यहाँ पे देखो HCl अम्ल बना हुआ है ना, तो फेरस क्लोराइड लिया जाए। अम्लीय फेरस क्लोराइड, तीसरा नंबर है ऑक्सीकारक गुण में, अम्लीय फेरस क्लोराइड। रिएक्शन लिखना चाहना तो लिख लेना इसका अपने हिसाब से बना के, ठीक है। क्या लिखे? अम्लीय फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में, क्योंकि हमने देखा है पीछे फेरस हमेशा किस में बदलेगा? फेरिक में। कहीं भी फेरस की क्रिया ऑक्सीकारक से होगी तो वो हमेशा किस में बदलेगा? फेरिक में बदलेगा। ठीक, क्या लिखे? अम्लीय फेरस क्लोराइड अम्लीय फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो अब देखो फिर क्रिया की शुरुआत वहीं से होगी, Cl2 प्लस H2O, तीर के बाद 2HCl प्लस नवजात ऑक्सीजन। यहाँ पे फेरस क्लोराइड की बात की गई है तो सूत्र बनेगा इसका FeCl2, क्योंकि फेरस में Fe2 प्लस होता है और जब ये बदलता है फेरिक में तो क्या हो जाता है जी? Fe3 प्लस हो जाता है। दो ही चीज तो होती है। तो अभी फेरस हमने लिया तो नीचे यहाँ 2 लगा है, फेरिक बनेगा तो क्या लग जाएगा? 3 लग जाएगा। तुमने अम्लीय फेरस क्लोराइड की बात की है ना, तो इसके साथ में अम्ल रहेगा। क्या रहेगा? अम्ल। और कौन सा अम्ल रहेगा? इसका संगत अम्ल रहेगा। अभी फिलहाल के पीछे के चैप्टर्स में हमने FeSO4 लिया था तो उसके साथ अम्ल रहता था H2SO4, लेकिन इस बार हमने FeCl2 लिया है तो अम्ल क्या रहेगा? HCl रहेगा, अर्थात जो ऋणायन है वही वाला अम्ल लेना है। ठीक है ना? ये नहीं कि इसके साथ H2SO4 पकड़ के रख लो। तो इसके साथ कौन सा अम्ल लिया जाएगा? HCl, और इसके पास आएगा नवजात ऑक्सीजन। तो पहला काम तो तुम्हें पता है, नवजात ऑक्सीजन अम्ल के किस पर अटैक करेगा? हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा तो क्या बना लेगा? अपना H2O बना लेगा। और जो FeCl2 है, जब इसका हाइड्रोजन ये लेके भाग गया तो क्या बचा इसके पास? Cl बचा। वो Cl इसी से तो जुड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई और है ही नहीं। Cl इससे जुड़ जाता है तो ये क्या बना लेता है? FeCl3 बना लेता है। संतुलित करने के लिए संभवतः आगे कुछ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा ना, नोट कर लो। और जोड़ना है तो जोड़ दो नीचे, Cl2 प्लस H2O, नहीं H2O नहीं बचेगा क्या? H2O कट जाएगा इसका, दिख रहा है, और प्लस क्या बचेगा तब? 2FeCl2 और 2HCl, HCl भी कट जाएगा, दिख रहा है। और तीर के बाद क्या बनेगा? 2FeCl3। ये तो अलग ही दिखने लगा कुछ, नोट कर लो। बेचारा कुछ बचवा ही नहीं किया। अभी इसको लिखते तो कहते पता नहीं कहां से क्या आया है, कुछ दिखता ही नहीं हमको। अगर लास्ट वाला लिख ले तो, क्योंकि लास्ट वाला लिखेंगे तो क्लोरीन जल नहीं दिखेगा, अम्लीय फेरस क्लोराइड नहीं दिखेगा, अम्ल ही नहीं दिख रहा है बेचारे में। और उसके बाद तीसरा पता ही नहीं चलता कौन किसका ऑक्सीकरण किया है। फेरस बदल गया फेरिक में। इस पर इंपॉर्टेंट लिख लेना, कुछ अलग तरीके का रिएक्शन है इसलिए पूछा जा सकता है। नीचे लिख लो एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। इसी प्रकार यह
हो गया। Na2SO3, Na2SO3 किसमें बदल देगा जी उसको? Na2SO4 में। देखो SO3 है ना, और जब ऑक्सीकरण होगा इसका तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, तो किसमें बदल जाएगा? Na2SO4। तो बस यही दूसरी लाइन का अभिक्रिया बदल देंगे, ऊपर का रिएक्शन वही रहेगा, नीचे वाला क्या कर देना, उसको बदल देना। मतलब किसको ऑक्सीकृत करना चाहते हो तुम? Na2SO3 को ऑक्सीकृत करना चाहते हो तो उसके साथ ऑक्सीजन ला दो, उसको किसमें बदल दो? Na2SO4 में, फिर जोड़ दो इसको, हो गया, हो जाएगा। नोट कर सकते हो। तो आगे बढ़ो। Na2SO3 को Na2SO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। वैसे जरूरी नहीं है रिएक्शन लिखना, लिख लो। उसका नाम क्या है? सोडियम सल्फाइड। ऑक्सीजन कम है, आइट लगेगा। सोडियम सल्फाइड अभी पढ़े थे क्लोरीन वाले में, और जो अधिक वाला होता है उसमें क्या लगता है? सोडियम सल्फेट। 8 लगता है ना, कम वाले में आइट, अधिक वाले में 8। ठीक है। हो गया जी। नीचे लिख लो एक और इंडिकेट पॉइंट। अब एक बार यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, बाकी और सब चैप्टर में इनको प्रतिस्थापित कर सकते हो। सोडियम आर्सेनाइड, एक और इंडिकेट पॉइंट, सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देता है। देखो, सल्फर से बना सल्फाइड तो आर्सेनिक से बनेगा आर्सेनाइड। आर्सेनिक को हटाइए, सल्फर को हटा के हमने बस वहां क्या लिख दिया? आर्सेनिक लिख दिया। तो बाकी की क्रिया में कोई बदलाव होगा क्या? ऑक्सीजन जुड़ा 3 से 4 उसको भी बनाया था, 3 से 4 इसको भी बनाएगा, बस वही चीज है। नाम पूरा कर लेना, सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम आर्सेनेट। हो गया ना? तो एक बार ही लिख लो, बाकी हर चैप्टर में इसको प्रतिस्थापित कर सकते हो, क्योंकि पीछे नहीं लिख पाए थे। अब नीचे हेडिंग लिखो, क्लोरीन के उपयोग। क्लोरीन के उपयोग, इसमें तुम क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, बस इतना। ठीक है ना? क्योंकि उसके अंदर जो रिएक्शन है सब पीछे कॉमनली रिएक्शन है, कुछ अलग नहीं आया है, तो सब पीछे जानते हो। बस बदलना कौन सा है? ऊपर वाली लाइन तुमको बदलना है, नीचे वाली लाइन सब में कॉमन रहेगी। जैसे यहां पर मान लो हमने कहा Na2ASO3 को किसमें ऑक्सीकृत करता है जी? Na2ASO4 में। ठीक है ना? अब कौन करता है? अगर हमने कहा क्लोरीन जल करता है तो ऊपर वाली अभिक्रिया क्लोरीन जल की लिख देनी है। अगर हमने कहा HNO3 करता है तो ऊपर वाली अभिक्रिया किसकी लिख देनी है? HNO3 की। वो किसमें बदलता है? NO2 प्लस H2O और प्लस नवजात ऑक्सीजन में बदलता है। ठीक है? ये नवजात ऑक्सीजन इसको बदल देता है।
अगर हम कहें कि और कोई था ना तो और कौन सा ऑक्सीकारक पड़े थे H2SO4, तो अगर हम कहें H2SO4 है तब उसका लिख देंगे SO2 प्लस H2O और प्लस नवजात ऑक्सीजन देगा, वो बदल देगा, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीकारक बोलेगा वो ऊपर लिख देना और नीचे वाली अभिक्रिया सबकी वही रहेगी। इसलिए एक बार उनको रट लो, सबके साथ प्रतिस्थापित कर दो, अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। कल हमने सवाल पूछा था HNO3 पीले रंग का क्यों होता है, इसी के कारण होता है। कोई बताओ जिसका आंसर सही हो। भौतिक गुण में HNO3 का भौतिक गुण मिलाओ देखे। कहां तक लिखे जी। Cl2 के उपयोग पहला नंबर ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। दूसरा नंबर विरंजक चूर्ण के निर्माण में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में। हो गया ना। फिर लिखो अगला नंबर कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। विस्फोटक पदार्थों को बनाने में, विस्फोटक पदार्थों को बनाने में। हो गया। अगला नंबर महत्वपूर्ण रसायनों जैसे, महत्वपूर्ण रसायनों जैसे। हो गया। पहला लिखना DDT, DDT कॉमा गैमेक्सीन, गैमेक्सीन। इसका सूत्र लिख लेना C6H6Cl6, गैमेक्सीन है। मैं दिख नहीं रहा तुम लोग को, फ्रस्ट्रेशन हो गया लगता तुम लोग को। हो गया। गैमेक्सीन सूत्र है इसका C6H6Cl6। हो गया। बेंजीन के सभी द्विबंधों को तोड़ के उसकी जगह पे Cl जोड़ दिया जाए तो एक नया साइक्लो यौगिक बनता है जिसे हम गैमेक्सीन कहते हैं। हो गया। उसके बाद लिखो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद कॉमा फास्जीन, फास्जीन लिखना, फास्जीन नहीं, फास्जीन COCl2 आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में। DDT तुम्हारा है डाई क्लोरो, उसके बाद डाइमेथिल टेट्राक्लोरोमेथेन। काफी बड़ा नाम है। अभी DDT हम जब कार्बनिक रसायन शुरू करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, इसलिए DDT का नाम या सूत्र नहीं लिखवाए। DDT यौगिक हमको पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। गैमेक्सीन नहीं पढ़ना है इसलिए इसका सूत्र लिखवा दिए, फास्जीन नहीं पढ़ना है इसलिए इसका सूत्र लिखवा दिए।
ये क्लोरोफॉर्म और डीडीटी दोनों अभी आगे पढ़ना है, जब हम हैलोजन यौगिक पढ़ेंगे तब, इसलिए आप इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। डीडीटी का छिड़काव होता है ना सड़कों के किनारे, वही है। और गैमेक्सिन से तो परिचित हो गई, क्लोरोफॉर्म से भी परिचित हो गए। क्लोरोफॉर्म से ही बनती है विषैली गैस फास्जीन, इसीलिए क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं ना, बेहोश करने के लिए। थोड़ा ध्यान से करते हैं, क्योंकि पता चला कि जिस रुमाल में निकाले तुम, उसको अगर वायु के संपर्क में कुछ देर तक ला दिए तो उसमें विषैली गैस फास्जीन बन जाएगी, जिसको सुंघाओगे बेचारा बेहोश होने जगह मर जाएगा। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में जल्दी प्रयोग नहीं किया जाता है। पहले डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए भी इसको निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते थे, इसी से बेहोश करते थे। तो अब बेहोश करते टाइम पता नहीं चलता था कि कितना क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाए तो मरीज कितनी देर तक, तो जैसे सुई आ गई है, सुई लगा देंगे तो उसका निश्चित समय होता है ना, इतने घंटे के लिए मरीज बेहोश रहेगा, उसके बाद होश में आ जाएगा। तो इससे पता नहीं चलता था, तो कभी कभी ऑपरेशन करते पीछे बेचारे होश आ जाता था। अब उसका पेट चीर दिए, उसको होश आ गया, देख के वैसे मर जाएगा। और कभी कभी क्या होता था कि मान लो कुछ बड़ा ऑपरेशन करना है तो ज्यादा मात्रा में सुंघा दिया, ऑपरेशन बेचारे दिन भर में कर लिए, 5 दिन उसको होश ही नहीं आया। 5 दिन इंतजार कर रहे हैं कि होश में आएगा, तब घर वालों को बताएंगे हाँ ठीक है मर गया। बहुत परेशानी होती थी, इसीलिए दवाई बना दी गई है। चलो लिखो, हो गया। वो विभिन्न प्रकार के रसायनों बनाते हैं, CO2 नहीं होता उसमें। हाँ, तो उसको इसी वो कुछ प्रकार तो आयुर्वेदिक प्रकार के आते हैं। आयुर्वेदिक प्रकार हमको कभी नुकसान नहीं करता है, भाव भरने के लिए आते हैं। और कुछ रासायनिक प्रकार आते हैं, जैसे हम दवा खाते हैं, उसी प्रकार से उनको बनाया जाता है कि हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचे। अब नुकसान न पहुंचाए ऐसा तो नहीं कर सकते, कोई भी दवा है तो नुकसान जरूर पहुंचाएगी। जो सामान्य वाले लेते हो, जो सामान्य तुमको जल्दी ठीक करने के लिए देता है, वो रासायनिक ही रहती है। रसायनों के माध्यम से आराम जल्दी मिलता है, लेकिन वो नुकसान भी करते हैं, उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अभी इसमें आगे जब हम लोग लास्ट में एक चैप्टर पढ़ेंगे, ये रसायन का उपयोग, तो उसमें दवाएं पढ़नी है हमको, तो दवाओं के बारे में बताया जाएगा। कोई भी दवा होती है उसका मुख्यतम लक्ष्य ये होता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन आज तक हमने कह दिया कोई भी वस्तु आदर्श बनी ही नहीं है, साइड इफेक्ट सब में होता है। तो दवा अगर हम खा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट जरूर है, हाँ थोड़ा होता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। अगर हम बार बार उसको प्रयोग करने लगे तो हम उसके आदी हो जाएंगे, उसके बाद तब हमको उसका साइड इफेक्ट पता चलेगा। लेकिन 1-2 बार के लिए कोई जरूरी नहीं। जैसे अब तुम शराब ही ले लो, 1-2 बार पी लिए तो उसको लत थोड़ी लगेगी, उसकी तुमको साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा उसका। लेकिन जब ज्यादा पीने लगोगे, जब उसकी आदी हो जाओगे, तब तो साइड इफेक्ट दिखेगा। तो कोई भी चीज अगर 80 से ज्यादा करेंगे तभी उसका साइड इफेक्ट दिखता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि दवाओं का साइड इफेक्ट नहीं होता है कोई। काढ़े का भी साइड इफेक्ट होता है। इससे अगर ज्यादा पी लोगे तो एक रोग हो जाता है, जिससे तुम्हारे शरीर में मतलब हमेशा गर्मी बढ़ जाएगी। और क्या बोलते हैं उसको, शौच के लिए तुमको हमेशा जाना पड़ेगा। दिन में 3-4 बार कुछ भी भोजन करोगे पचेगा नहीं, और पेट तुम्हारा हमेशा दर्द करता रहेगा, जैसे लगेगा पेट में हमेशा जलन हो रही है। तो काढ़ा भी ज्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। मैक्सिमम 1 टाइम पियो, अगर तुम स्वस्थ हो। 2 टाइम काढ़ा पीने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। जो कहती है लोग कोरोना हो रहा है तो सुबह शाम काढ़ा ही झोंके रहो, काढ़ा झोंके रहो, बाद में पता चला पेट ही जलने लगेगा। और ज्यादा समय तक अगर मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो लंबे समय की बीमारी बन जाएगी, अल्सर टाइप का रूप धारण कर लेगा। क्योंकि ये चीजें गर्म चीज होती है ना, और अंदर जाने के बाद अंदर जो मुलायम चीजें या मांस है उसको काट देगा, काटने के बाद घाव बन जाएगा। और जब घाव बन जाता है पेट में तो उसे अल्सर कहते हैं, और जल्दी ये ठीक नहीं होता है। जैसे ही कुछ भी तीखी चीज खाने लगोगे वो जलने लगेगा अंदर। जब किसी कटी हुई चीज पे जब मिर्चा डाल दोगे तो जाहिर सी बात है वो जलेगा, वही प्रॉब्लम होने लगती है और बहुत तेज दर्द होने लगता है तब। समझ गए? तो इसीलिए कोई भी चीज अच्छी से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अब काढ़ा अगर तुम स्वस्थ हो तो केवल दिन में 1 टाइम पियो, वो भी 50 से 70 ml बस। 50 से 70 ml का मतलब समझते हो? अगर इतनी बड़ी गिलास ले रहे हो तो बस केवल इतना काढ़ा उसमें होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि बना लीजिए 1 गिलास, उसके बाद सुरुकते रहो 1 घंटे बैठ के।
नहीं, जो मार्केट में मिलता है वो तो जाहिर सी बात है, वही बात है कि अपना अगर वो बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो रासायनिक चीज उसमें अवश्य मिलाएंगे जिससे वो लंबे समय तक टिकी रहे। और अगर तुम अपने मिला के बनाते हो तो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहता है। आयुर्वेदिक चीजें भी नुकसान करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक चीजें नुकसान नहीं करती हैं। आयुर्वेदिक चीजें भी नुकसान करती हैं। कोई भी चीज अगर तुम अति से ज्यादा करोगे तो नुकसान ही करेगा, याद रखे रहना। चलो, ये हो गया ना, उपयोग हो गया है। आगे हेडिंग लिख देना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl इसको शुरू कल करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है, HCl इंपॉर्टेंट नहीं है। कल मान के चलो 10-15 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अक्रिय गैसें।